नमस्कार रोहन। सीजीएल क्रैकर पॉलिटी पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार सर। पिछला एपिसोड पार्ट 2 मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट्स पर बहुत ही ज़बरदस्त था। खास तौर पे अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 जिसे आपने संविधान की आत्मा कहा था, और वो 5 रिट्स सब याद हो गया। बहुत अच्छे रोहन। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमने सीखी वो ये थी कि मौलिक अधिकार न्यायोचित जस्टिशिएबल हैं। मतलब उनके हनन पर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। जी सर, बिल्कुल। तो सर, आज हम कहानी को कहाँ आगे बढ़ा रहे हैं? भाग 3 पार्ट 3 के बाद क्या आता है? आज हम संविधान के भाग 4 पार्ट 4 और भाग 4A पार्ट 4A की बात करेंगे, जहां मौलिक अधिकार सरकार को क्या नहीं करना है ये बताते हैं। वहीं आज का विषय सरकार को क्या करना चाहिए ये बताता है। क्या करना चाहिए? मतलब सरकार के लिए एक टू डू लिस्ट जैसा कुछ? बिल्कुल सही समझा रोहन। एक ऐसी लिस्ट जो भारत को एक कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट बनाने का निर्देश देती है। तो आज के हमारे एजेंडा में 4 मुख्य बिंदु हैं। रोहन, ध्यान से सुनना क्योंकि ये चारों आपस में जुड़े हुए हैं। जी सर, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। पहला, हम समझेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी, जो संविधान के भाग 4 पार्ट 4 में है। दूसरा, हम बात करेंगे मौलिक कर्तव्यों फंडामेंटल ड्यूटीज की, जो भाग 4A में है और जो नागरिकों के लिए हैं। तीसरा, जो सीजीएल का फेवरेट टॉपिक है, मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी के बीच का अंतर और टकराव कॉन्फ्लिक्ट, मतलब जब दोनों आमने सामने हों तो कौन जीतेगा। और चौथा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन अमेंडमेंट 86th संशोधन 86th अमेंडमेंट, जो इन तीनों को एक साथ जोड़ता है। ये तो बहुत दिलचस्प लग रहा है सर। मैंने डीपीएसपी के बारे में सुना है कि ये बस कहने के लिए हैं और इनका कोई फायदा नहीं है। क्या ये सच है? चलिए सर, शुरू करते हैं। तुम्हारा ये सवाल मिसकंसेप्शन बस्टर के लिए परफेक्ट है रोहन, और इसका जवाब हमें पहले टॉपिक में ही मिल जाएगा। चलो शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी। पहला सीजीएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, डीपीएसपी संविधान के किस भाग पार्ट में है? जवाब है भाग 4 पार्ट IV। दूसरा सीजीएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, डीपीएसपी किन अनुच्छेदों आर्टिकल्स में है? जवाब है अनुच्छेद 36 से 51, आर्टिकल्स 36 to 51। तीसरा सीजीएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, डीपीएसपी का सोर्स क्या है? हमने ये किस देश से लिया है? सर, क्या ये आयरलैंड है? बिल्कुल सही, हमने ये आयरलैंड के संविधान से लिया है। और ये भी याद रखना कि आयरलैंड ने खुद इसे स्पेन से कॉपी किया था। जी सर, आयरलैंड भाग 4 36 से 51। लेकिन सर, इनका मकसद क्या है? वाई नॉट जस्ट वॉट? बेहतरीन सवाल। देखो रोहन, जब संविधान बन रहा था तो हमारे पास 2 तरह के अधिकार थे। एक, जिन्हें हम तुरंत नागरिकों को दे सकते थे, जैसे बोलने की आजादी, वो बने मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स। दूसरे, कुछ ऐसे लक्ष्य गोल्स थे जो एक नए आजाद हुए गरीब देश के पास तुरंत देने के लिए संसाधन रिसोर्सेज नहीं थे, जैसे सबको रोजगार देना या सबको मुफ्त शिक्षा देना। इसलिए संविधान निर्माताओं ने इन्हें डीपीएसपी में डाल दिया। ये भविष्य की सरकारों के लिए निर्देश डायरेक्टिव्स हैं कि जब आपके पास पैसा और संसाधन हो तो इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कानून लॉ बनाना। डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की स्थापना करना। ये एक वेलफेयर स्टेट कल्याणकारी राज्य का खाका है। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र मतलब अमीरी गरीबी का फर्क कम करना? बिल्कुल, जबकि मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र पॉलिटिकल डेमोक्रेसी देते हैं। अब आते हैं उस सवाल पर जो तुमने शुरू में पूछा था। अनुच्छेद 37 आर्टिकल 37, ये इस भाग का सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है। ये 2 बातें कहता है। पहली बात,
डीपीएसपी न्यायोचित नहीं, नॉन जस्टिशिएबल हैं। मतलब अगर सरकार डीपीएसपी लागू नहीं करती तो आप मौलिक अधिकारों की तरह कोर्ट नहीं जा सकते। हाँ, तो सर ये तो बेकार हुए ना फिर। यही तो मैं कह रहा था, अगर एनफोर्सेबल ही नहीं है तो क्या फायदा। यही तो मिसकंसेप्शन है रोहन। अब आर्टिकल 37 की दूसरी बात सुनो। ये कहता है, ये सिद्धांत देश के शासन में मूलभूत फंडामेंटल इन द गवर्नेंस हैं और कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य, ड्यूटी ऑफ द स्टेट होगा। समझे? ये कानूनी रूप से बाध्य नहीं है, लेकिन नैतिक, मॉरली और राजनीतिक, पॉलिटिकली रूप से बाध्य हैं। सोचो, अगर कोई सरकार 5 साल तक इन कल्याणकारी लक्ष्यों पर काम नहीं करती है तो क्या होगा? जनता उसे अगले चुनाव में वोट नहीं देगी। बिल्कुल। तो डीपीएसपी का असली कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं, बल्कि जनता का कोर्ट, द पीपल्स कोर्ट है, जो हर 5 साल में बैठता है। इसलिए ये बेकार नहीं, बल्कि बहुत शक्तिशाली हैं। और हाँ, अनुच्छेद 36 आर्टिकल 36 में राज्य, स्टेट की वही परिभाषा है जो हमने मौलिक अधिकारों के लिए अनुच्छेद 12 आर्टिकल 12 में पढ़ी थी, मतलब सरकार। समझ गया सर। ये नॉन जस्टिसिएबल हैं, लेकिन फंडामेंटल इन गवर्नेंस हैं। ये सीजीएल ट्रैप क्वेश्चन हो सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब सीजीएल के लिए हमें सारे आर्टिकल्स 36 से 51 रटने नहीं हैं, लेकिन कुछ की आर्टिकल्स हैं जिन्हें एसएससी बार बार पूछता है। पढ़ने में आसानी के लिए हम डीपीएसपी को 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं: समाजवादी, सोशलिस्ट, गांधीवादी, गांधीयन, और उदार बौद्धिक, लिबरल इंटेलेक्चुअल। पहले देखते हैं समाजवादी, सोशलिस्ट डीपीएसपी। इनका लक्ष्य है समानता और न्याय। मस्ट रिमेंबर 1 आर्टिकल 39A अनुच्छेद 39A, समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। ये गरीबों को मुफ्त वकील देने की बात करता है। सर 39A? अब ए का मतलब ये बाद में जोड़ा गया। बिल्कुल। इसे 42nd संशोधन, 42nd अमेंडमेंट 1976 से जोड़ा गया था। ये एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। मस्ट रिमेंबर 2 आर्टिकल 41, काम पाने का अधिकार, राइट टू वर्क, शिक्षा पाने का अधिकार और बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी में लोक सहायता, पब्लिक असिस्टेंस पाने का अधिकार। सर मनरेगा, MGNRE स्कीम क्या इसी आर्टिकल से प्रेरित है? क्या बात है रोहन, बिल्कुल सही लिंक जोड़ा है। MGNREGA जो काम का अधिकार देता है, वो आर्टिकल 41 को लागू करने का ही एक प्रयास है। मस्ट रिमेंबर 3 आर्टिकल 42 अनुच्छेद 42, काम की न्यायसंगत और मानवीय दशाएं, जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क, और मातृत्व राहत, मैटरनिटी रिलीफ। जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, जिसमें महिलाओं को पेड लीव मिलती है, वो इसी डीपीएसपी को लागू करता है। जी सर। आर्टिकल 39A, 41 और 42 ये समाजवादी हैं। अब आते हैं गांधीवादी, गांधीयन डीपीएसपी पर। ये वो सिद्धांत हैं जो गांधी जी के विचारों पर आधारित हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायतों का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत्स। गांधी जी ग्राम स्वराज में विश्वास रखते थे। इसी डीपीएसपी को लागू करने के लिए बाद में 73वां संशोधन, 73rd अमेंडमेंट लाया गया और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। वाह, मतलब डीपीएसपी को बाद में कानून बनाकर लागू किया जा सकता है। यही तो मैं समझा रहा था। अगला मस्ट रिमेंबर है आर्टिकल 43 अनुच्छेद 43, कुटीर उद्योगों, कॉटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना। और आर्टिकल 47 अनुच्छेद 47, नशीले पेयों, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स और ड्रग्स पर प्रतिबंध, प्रोहिबिशन लगाना, मतलब शराबबंदी। अच्छा, तो कुछ राज्यों में जो शराबबंदी लागू है, वो आर्टिकल 47 के डीपीएसपी को लागू करने का प्रयास है। बिल्कुल। अब तीसरी श्रेणी, उदार बौद्धिक, लिबरल इंटेलेक्चुअल डीएसपी। मोस्ट इंपॉर्टेंट
आर्टिकल 44 अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी। इसका मतलब है सभी नागरिकों के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, पर्सनल लॉज जैसे शादी, तलाक, विरासत, इन सब पर एक जैसा कानून होना। सर ये तो आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है, तो ये भी एक डीपीएसपी है, कोई कानून नहीं है अभी तक। ये अभी तक पूरे देश में लागू कानून नहीं है, ये लक्ष्य है। ये सीजीएल का हॉट टॉपिक है, याद रखना आर्टिकल 44। अगला है आर्टिकल 45 अनुच्छेद 45। इसे हम 86वें संशोधन वाले टॉपिक में डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि इसमें बड़ा बदलाव हुआ था। अगला आर्टिकल 50 अनुच्छेद 50 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, मतलब जजेस और डीएम या कलेक्टर का काम अलग अलग होना। और आखिरी आर्टिकल 51 अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को बढ़ावा देना। भारत की विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी इसी पर आधारित है। सर ये तो काफी सारे आर्टिकल्स हो गए, 40, 44, 50, 51, 39A। कंफ्यूजन हो रहा है। घबराओ नहीं रोहन, सीजीएल में मैच द फॉलोइंग या डायरेक्ट आर्टिकल का सवाल आता है। तुम बस की आर्टिकल्स को 4-5 बार पढ़ो। 40 पंचायत, 44 यूसीसी, 50 सेपरेशन, 51 पीस, 39A फ्री लीगल एड, इतने से 90% सवाल हल हो जाएंगे। जी सर, तो ये था डीपीएसपी। अब दूसरा टॉपिक मौलिक कर्तव्य। हाँ, अब हम आते हैं संविधान के भाग 4A और अनुच्छेद 51A पर। डीपीएसपी राज्य के कर्तव्य थे, फंडामेंटल ड्यूटीज हम नागरिकों, सिटीजन्स के कर्तव्य हैं। सर मिसकंसेप्शन बस्टर सवाल, क्या ये मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज संविधान के शुरू से ही थे, 26 जनवरी 1950 से? बहुत बढ़िया सवाल, और इसका जवाब है नहीं। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं थे, इन्हें बाद में जोड़ा गया। अब आते हैं सीजीएल के मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों पर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1, मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन, अमेंडमेंट से जोड़ा गया? सर क्या ये 42वां संशोधन, 42nd अमेंडमेंट 1976 है? बिल्कुल सही। इसे 42वें संशोधन 1976 से इमरजेंसी के दौरान जोड़ा गया था। इसी संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2, किस समिति, कमेटी की सिफारिश पर इन्हें जोड़ा गया? ये नाम थोड़ा मुश्किल है। स्वर्ण? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, ये नाम रट लो। सीजीएल इसे 10 से ज्यादा बार पूछ चुका है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 3, मौलिक कर्तव्यों का स्रोत, सोर्स क्या है? हमने ये कहां से लिए? ये हमने यूएसएसआर, सोवियत संघ, आज के रूस, रशिया के संविधान से प्रेरित होकर लिए हैं। 3 मस्ट रिमेंबर फैक्ट्स, 42वां संशोधन, स्वर्ण सिंह समिति और यूएसएसआर। जब 1976 में इन्हें जोड़ा गया तब इनकी संख्या 10 थी। आज इनकी संख्या 11 है। सर ये 11th कब जोड़ा गया? ये आज के हमारे चौथे टॉपिक का हीरो है। इसे 86वें संशोधन 86th अमेंडमेंट 2002 से जोड़ा गया था। इस पर हम अभी आएंगे। ठीक है सर, लेकिन सर डीपीएसपी की तरह क्या ये मौलिक कर्तव्य भी नॉन जस्टिशिएबल हैं? मतलब अगर मैं अपने किसी कर्तव्य का पालन नहीं करता तो क्या मुझे सजा मिलेगी? क्या मैं कोर्ट ले जाया जा सकता हूं? ये एक सीजीएल ट्रैप क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। डीएसपी की तरह मौलिक कर्तव्य भी स्वयं में नॉन जस्टिशिएबल, गैर न्यायोचित हैं। मतलब सिर्फ आर्टिकल 51A का उल्लंघन करने पर आपको सीधे सजा नहीं दी जा सकती। लेकिन डीपीएसपी से अलग संसद, पार्लियामेंट कानून, लॉ बनाकर इन कर्तव्यों को लागू, एनफोर्स करवा सकती है। सर एक एग्जाम्पल दीजिए, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है।
बिल्कुल। हमारा पहला कर्तव्य है आर्टिकल 51A। संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज नेशनल फ्लैग और राष्ट्रगान नेशनल एंथम का आदर करें। अब इस कर्तव्य को लागू करने के लिए संसद ने एक कानून बनाया है, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। अगर कोई तिरंगे का अपमान करता है तो उससे सजा आर्टिकल 51A के तहत नहीं मिलती, बल्कि उस कानून 1971 एक्ट के तहत मिलती है। एक और उदाहरण, कर्तव्य 51AG कहता है पर्यावरण एनवायरनमेंट की रक्षा करें। इसको लागू करने के लिए संसद ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बनाया। ओह, अब समझा। कर्तव्य खुद सजा नहीं देते, लेकिन वो संसद को कानून बनाकर सजा देने की शक्ति देते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा है। सीजीएल में अक्सर सवाल आता है, इनमें से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। वो ऑप्शंस में कुछ डीपीएसपी डाल देते हैं, जैसे ग्राम पंचायतों का संगठन जो डीपीएसपी है, या चुनाव में वोट डालना टू कास्ट वोट जो एक कर्तव्य नहीं है। वोट डालना मौलिक कर्तव्य नहीं है? सीजीएल ट्रैप क्वेश्चन। नहीं है। इसलिए एक एस्पिरेंट को वो 11 कर्तव्य एक नजर देख लेने चाहिए, जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण साइंटिफिक टेम्पर रखना, सार्वजनिक संपत्ति पब्लिक प्रॉपर्टी की रक्षा करना, देश की रक्षा करना इत्यादि। जी सर, मैं आज ही आर्टिकल 51A की पूरी लिस्ट जरूर पढ़ूंगा। सर, अब हमारा तीसरा और सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक एफआरएस और डीपीएसपी का टकराव। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। ये कंसेप्चुअल है, इसलिए पूरा फोकस यहां रखना। पहले अंतर डिफरेंस समझ लेते हैं, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है। अंतर एक, रोहन तुम बताओ। सर, मौलिक अधिकार एफआरस जस्टिसिएबल न्यायोचित हैं, आर्टिकल 32। डीपीएसपी नॉन जस्टिसिएबल गैर न्यायोचित हैं, आर्टिकल 37। शाबाश। अंतर दो, एफआर ज्यादातर नकारात्मक नेगेटिव प्रकृति के हैं। वो राज्य को रोकते हैं, भेदभाव मत करो, आजादी मत छीनो। जबकि डीपीएसपी सकारात्मक पॉजिटिव हैं। वो राज्य को करने के लिए कहते हैं, समानता लाओ, पंचायत बनाओ, मदद करो। अंतर तीन, एफआर्स व्यक्तिगत इंडिविजुअलिस्टिक हैं। वो एक व्यक्ति के अधिकार हैं। डीपीएसपी सामूहिक सोसाइटेलियन हैं। वो पूरे समाज के कल्याण के लिए हैं। जी सर, नेगेटिव और पॉजिटिव, इंडिविजुअल और सोसाइटी, जस्टिशिएबल और नॉन जस्टिशिएबल, अंतर क्लियर है। लेकिन सर, टकराव कॉन्फ्लिक्ट कब होता है? अब एक एग्जाम्पल दीजिए। बहुत अच्छा। मान लो डीपीएसपी आर्टिकल 39BC कहता है कि राज्य देश के संसाधनों रिसोर्सेस का बराबर बंटवारा करेगा और धन के जमाव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ को रोकेगा। ये समाजवाद है। इस समाजवाद को लागू करने के लिए सरकार जमींदारी खत्म करना चाहती है और अमीरों की जमीन लेकर गरीबों में बांटना चाहती है। जी सर, ये तो अच्छा काम है। लेकिन जिस जमींदार की जमीन ली जा रही है वो मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट आर्टिकल 31 संपत्ति का अधिकार लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। वो कहता है डीपीएसपी को लागू करने के लिए मेरा मौलिक अधिकार कैसे छीना जा सकता है। अब बताओ, समाज का भला डीपीएसपी जीतेगा या व्यक्ति का अधिकार एफआर जीतेगा? ओह सर, ये तो फंसा दिया आपने। एक तरफ समाज है, एक तरफ संविधान का अधिकार है। सीजीएल में ये पूछा जाता है। मेंस लेवल पे ये कॉन्सेप्ट ही पूछा जाता है। इस टकराव को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 4 ऐतिहासिक फैसले केसेस दिए। हम संक्षेप में चारों को समझेंगे। केस 1, चंपकम दोराई राजन केस 1951, आजादी के तुरंत बाद। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर एफआरएस और डीपीएसपी में टकराव होगा तो मौलिक अधिकार एफआरएस ही जीतेंगे। डीपीएसपी को एफआरएस के नीचे यानी सबऑर्डिनेट रहना होगा। मतलब एफआरएस डीपीएसपी
केस 1 क्लियर है। सरकार को ये पसंद नहीं आया। वो जमींदारी खत्म नहीं कर पा रहे थे। इसलिए संसद ने पहला संशोधन फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 पास किया और डीपीएसपी को लागू करने के लिए एफआरएस को कमजोर करना शुरू किया। केस 2 गोलकनाथ केस 1967। सुप्रीम कोर्ट ने और कड़ा रुख अपनाया। कोर्ट ने कहा संसद पार्लियामेंट डीपीएसपी को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों एफआरएस को छू भी नहीं सकती, संशोधन अमेंड करके भी नहीं। मतलब एफआरएस अमर हैं, उन्हें बदला नहीं जा सकता। एफआरएस डीपीएसपी। हाँ, इससे संसद पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी में लड़ाई छिड़ गई। संसद को ये बहुत बुरा लगा। इंदिरा गांधी सरकार ने जवाब देने के लिए 24वां और 25वां संशोधन 1971 पास किया। 25th संशोधन ने एक नया आर्टिकल जोड़ा, आर्टिकल 31C, अनुच्छेद 31C। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 31C ने कहा, अगर सरकार आर्टिकल 39B या 39C वो समाजवादी डीपीएसपी को लागू करने के लिए कानून बनाती है, तो उस कानून को आर्टिकल 14 समानता या आर्टिकल 19 आजादी के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। एक मिनट सर, मतलब आर्टिकल 39BC को आर्टिकल 1419 पर जीत दे दी, मतलब डीपीएसपी ग्रेटर देन एफआरएस। बिल्कुल, संसद ने गोलकनाथ केस को पलट दिया। अब आया द बिग वन। केस 3 केशवानंदा भारती केस 1973। भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 31C को सही वैलिड ठहराया। मतलब कोर्ट ने मान लिया कि डीपीएसपी 39BC को लागू करने के लिए एफआरएस 1419 को दबाया जा सकता है। लेकिन कोर्ट ने साथ में बुनियादी ढांचे का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया। कोर्ट ने कहा संसद को संविधान के किसी भी हिस्से को बदलने का अधिकार है, लेकिन वो संविधान के बुनियादी ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। बुनियादी ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब संविधान की नींव। बिल्कुल, जैसे लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म, न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू इत्यादि। ये लड़ाई रुकी नहीं। इमरजेंसी के दौरान 1976 में 42वां संशोधन आया। इसने आर्टिकल 31C का विस्तार एक्सपैंड कर दिया। इसने कहा सिर्फ 39B/C ही क्यों, किसी भी डीपीएसपी को लागू करने के लिए सारे एफआरएस आर्टिकल 14 1931 को ओवररूल किया जा सकता है। अरे बाप रे, ये तो सारे डीएसपी को सारे एफआर से ऊपर रख दिया। डीएसपी वर्सेस एफआरएस। हाँ, ये चरम एक्सट्रीम कर्म था। अब आया आखिरी फैसला। केस 4 मिनर्वा मिल्स केस 1980। ये मस्ट रिमेंबर है। ये आज की स्थिति, प्रेजेंट पोजीशन है। सुप्रीम कोर्ट ने 42वें संशोधन के इस विस्तार, जो सभी डीपीएसपी को ऊपर रखता था, को रद्द अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया। और कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया, वेरी इंपॉर्टेंट, मौलिक अधिकार और डीपीएसपी एक ही रथ के दो पहिए हैं। एफआरएस और डीपीएसपी के बीच संतुलन, हार्मनी एंड बैलेंस, संविधान का बुनियादी ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर है। हार्मनी एंड बैलेंस इज बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब न एफआरएस ऊपर न डीपीएसपी ऊपर, दोनों बराबर और संतुलित हैं। बिल्कुल। तो आज की स्थिति क्या है? 1. एफआरएस और डीपीएसपी में संतुलन है, मिनर्वा मिल्स। 2. लेकिन आर्टिकल 39B और 39C को लागू करने के लिए आर्टिकल 14 और 19 को दबाया जा सकता है, केशवानंद भारती। हाँ सर, ये 4 केस का सफर जबरदस्त था। चंपकम से गोलकनाथ से केशवानंद और अंत में मिनर्वा मिल्स। क्लियर हो गया सर। बढ़िया। अब हम आते हैं अपने चौथे और आखिरी टॉपिक पर, जो इन सबको एक साथ जोड़ता है।
86वां संवैधानिक संशोधन 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। ये संशोधन शिक्षा एजुकेशन से जुड़ा है और सीजीएल का मोस्ट रिपीटेड सवाल है। इस एक संशोधन ने संविधान के 3 हिस्सों को बदल दिया, एफआरस पार्ट 3, डीपीएसपी पार्ट 4 और एफडीज पार्ट 4A। एक संशोधन से 3 जगह बदलाव? हाँ, कैसे सर? ध्यान से सुनो, ये त्रिकोण ट्रायंगल समझना जरूरी है। पहला बदलाव, भाग 3 मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स। इसने एक नया मौलिक अधिकार जोड़ा, आर्टिकल 21A अनुच्छेद 21A। आर्टिकल 21A कहता है, राज्य 6 से 14 वर्ष 6 to 14 ईयर्स की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देगा। ये तो P2 में भी हमने पढ़ा था। इसे राइट टू एजुकेशन बनाया गया, ये मौलिक अधिकार बन गया। बिल्कुल। अब देखो दूसरा बदलाव, भाग 4 डीपीएसपी। हमने अभी आर्टिकल 45 पढ़ा था। 86वें संशोधन से पहले आर्टिकल 45 कहता था कि राज्य 0 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रयास करेगा। हाँ सर, प्रयास करेगा डीपीएसटी। लेकिन 86वें संशोधन ने 6 से 14 साल की जिम्मेदारी को डीपीएसपी से उठाकर मौलिक अधिकार आर्टिकल 21A में डाल दिया। तो आर्टिकल 45 खाली हो जाता? नहीं, 86वें संशोधन ने आर्टिकल 45 को बदल दिया, रिप्लेस कर दिया। नया आर्टिकल 45 अब कहता है, राज्य 6 वर्ष से कम 0 to 6 ईयर्स की आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल, अर्ली चाइल्डहुड केयर और शिक्षा का प्रयास करेगा। तो 6 से 14 साल वालों को एफआर R21 में पक्का अधिकार दे दिया और 0 से 6 साल आंगनवाड़ी वालों को डीपीएसपी 845 में रख दिया। कितना स्मार्ट बंटवारा है। एग्जैक्टली। अब देखो तीसरा बदलाव, भाग 4A मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज। जैसा मैंने कहा था, पहले 10 कर्तव्य थे। 86वें संशोधन ने 11वां 11th कर्तव्य जोड़ा। ये कहता है, हर माता पिता या अभिभावक, पेरेंट और गार्डियन का ये कर्तव्य ड्यूटी होगा कि वो अपने 6 से 14 वर्ष 6 to 14 ईयर्स के बच्चे को शिक्षा का अवसर अपॉर्चुनिटी प्रदान करे। जबरदस्त सर। मतलब 86वें संशोधन ने शिक्षा को लेकर त्रिकोण ट्रायंगल पूरा कर दिया। 1, 6 से 14 साल के बच्चों को अधिकार राइट दिया, आर्टिकल 21A। 0 से 6 साल के बच्चों के लिए राज्य का लक्ष्य स्टेट्स गोल रखा, आर्टिकल 45। 3 और 6 से 14 साल के बच्चों के लिए माता पिता का कर्तव्य पेरेंट्स ड्यूटी बनाया, आर्टिकल 51A के। बिल्कुल सही रोहन, ये है 86वें संशोधन का पूरा विश्लेषण। सीजीएल में इससे बाहर सवाल नहीं जाएगा। तो रोहन, आज हमने भाग 4 और 4A को पूरी तरह खत्म कर दिया है। समय है रिवीजन का। आज के मस्ट रिमेंबर फैक्ट्स। 1. डीपीएसपी भाग 4 आर्टिकल 36-51 आयरलैंड से लिए गए। ये नॉन जस्टिशिएबल हैं, लेकिन फंडामेंटल इन गवर्नेंस हैं। 2. की डीपीएसपी आर्टिकल 40 पंचायत, आर्टिकल 44 यूसीसी, आर्टिकल 39A फ्री लीगल एड और आर्टिकल 51 इंटरनेशनल पीस। 3. मौलिक कर्तव्य एफडीज भाग 4A आर्टिकल 51A 42वें संशोधन 1976 से स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर यूएसएसआर से प्रेरित होकर जोड़े गए। 4. एफडीज भी नॉन जस्टिशिएबल हैं, लेकिन संसद कानून बनाकर इन्हें लागू कर सकती है। 5. मिनर्वा मिल्स केस 1980 ने कहा, एफआरस और डीपीएसपी के बीच संतुलन बैलेंस ही बुनियादी ढांचा बेसिक स्ट्रक्चर है। 86वां संशोधन 2002 ने 3 बदलाव किए। आर्टिकल 21A जोड़ा एफआर, आर्टिकल 45 बदला डीपीएसपी और आर्टिकल 51A के जोड़ा एफडी। बहुत बढ़िया रिव्यू सर, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है। तो चलो
अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्विज राउंड हो जाए, देखते हैं कितना याद रहा। जी सर, मैं तैयार हूं। क्वेश्चन 1, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? सर ये आयरलैंड से लिया गया है। सही। क्वेश्चन 2, समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद आर्टिकल में है? समान मतलब बराबर, 4 और 4, आर्टिकल 44, अनुच्छेद 44। बहुत बढ़िया ट्रिक है याद रखने की। सही जवाब। क्वेश्चन 3, मौलिक कर्तव्यों फंडामेंटल ड्यूटीज को किस समिति कमिटी की सिफारिश पर संविधान में शामिल किया गया था? सर ये सीजीएल फेवरेट है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। उत्तम। क्वेश्चन 4, 86वें संशोधन 2002 द्वारा कौन सा नया मौलिक कर्तव्य 11th ड्यूटी जोड़ा गया? ये शिक्षा वाला है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर देना, जो माता पिता का कर्तव्य है, आर्टिकल 51A के। बहुत विस्तृत और सटीक जवाब। क्वेश्चन 5, किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी के बीच संतुलन संविधान का बुनियादी ढांचा है? सर ये आखिरी केस था, मिनर्वा मिल्स केस 1980। बिल्कुल सही। क्वेश्चन 6, सीजीएल ट्रैप क्वेश्चन। ग्राम पंचायतों का संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत्स क्या है? ए, एक मौलिक अधिकार, बी, एक मौलिक कर्तव्य, सी, एक डीपीएसपी। ये गांधीवादी डीपीएसपी है सर, आर्टिकल 40, तो जवाब है सी, एक डीपीएसपी। शाबाश रोहन, 6 में से 6 सही। लगता है आज का टॉपिक तुम्हें पूरी तरह समझ आ गया है। जी सर, आपकी केस स्टडी वाली एक्सप्लेनेशन से टकराव वाला कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो गया। धन्यवाद सर। बहुत अच्छा। तो आज के लिए इतना ही। सीजीएल क्रैकर के सभी लिसनर्स को भी धन्यवाद। अगले एपिसोड P4 में हम संविधान के सबसे शक्तिशाली पदों की बात शुरू करेंगे। सबसे शक्तिशाली मतलब प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति प्रेसिडेंट? हाँ रोहन, अगली बार हम संघ कार्यपालिका द यूनियन एग्जीक्यूटिव यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पर विस्तृत चर्चा शुरू करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए। नमस्कार सर, और नमस्कार दोस्तों।